हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस .com में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। उसी का जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही प्रश्न को देखेंगे जो कि इस चैप्टर से आपको कई बार पूछे जा चुके हैं, या फिर दोस्तों इस चैप्टर से आपके लिए जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे सिर्फ हम लोग उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें टोटल आपका देखिए 78 प्रश्न है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का पूरा आपको थ्योरी पढ़ा दिए हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। जो भी उन सभी वीडियो को नहीं देखे, प्लीज आप लोग जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से आप लोग जो है उन चारों वीडियो को देख लीजिए, जहां पर आपको पूरा थ्योरी इस चैप्टर का पढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका जो पीडीएफ है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। आपको सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है तनु क्लासेस, वहां पर वेबसाइट मिलेगा, वहां पर जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए, पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है। आपको पूछा जाएगा क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। कभी कभी प्रश्न जो है आपको घुमा देगा, बोलेगा वृत्त कथा मंजरी जो है ये किसकी रचना है। तो देखिए, प्रश्न कहीं से भी पूछे आपको आंसर देना है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो आपको अगर प्रश्न पूछे वृत्त कथा मंजरी, वृत्त कथा मंजरी ये जो है मिला हुआ लिखा जाता है, तो वृत्त कथा मंजरी के जो रचनाकार है वो कौन है, क्षेमेंद्र है। या फिर क्षेमेंद्र की रचना है वो कौन है, वृत्त कथा मंजरी, ठीक है। अर्थशास्त्र अगर आपको पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र जो है वो किसकी रचना है, तो आपको आंसर देना है कौटिल्य की, ठीक है, कौटिल्य की। चलिए अब देखिए, तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, वृत्त कथा मंजरी जो है वो क्षेमेंद्र की रचना है, यानी कि क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका किसकी रचना है। देखिए 2014 के एनुअल एग्जाम में आपको पूछा गया था इंडिका जो है वो किसकी रचना है। बिल्कुल सेकंड के आपके राइट आंसर यहां पर हो जाएंगे मेगास्थनीज, ठीक है। तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलिए, तभी आपका प्रैक्टिस होगा, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। बताइए आप लोग, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। बिल्कुल थर्ड के दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपको जाएंगे समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और इसी को जो है लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। प्रश्न आपको पूछा जाएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपको जो आंसर देना है वो है समुद्रगुप्त। और किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र, तो ये भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। बताइए आप लोग, महासंधि विग्रही, या फिर महाश्वपति, या फिर महापिलुपति, या फिर महाबलाधिकृत। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। बिल्कुल 4 के दोस्तों यहाँ पर सही जवाब आपको जाएंगे महापिलुपति, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से महिला संत थी। आप लोग बताइए, निम्न में से मीरा, या फिर अंडाल, या फिर क्राइकल, या फिर इनमें से सभी, यानी कि इनमें से कौन महिला संत थी। 2019 के एग्जाम में और आपको 2021 के बोर्ड मॉडल पेपर में आपको पूछा गया है। बिल्कुल 5 के यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपको जाएंगे इनमें से सभी, ठीक है। तो महिला जो संत थी वो मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी थी, और क्राइकल भी थी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आपको ये प्रश्न कई बार बताया था कि धम्म की जो शुरुआत है वो किसने की थी, कई बार पूछा गया है। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया। इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे अशोक ने, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा अशोक का धम्म, अशोक का धम्म, धम्म का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का धर्म, ठीक है। तो धर्म जैसे कि होता है, एक धर्म का स्टार्ट होता है, तो अशोक ने जो है धम्म का स्टार्ट किया था, शुरू किया था। और धम्म में क्या था कि सभी धर्म को आने की अनुमति थी, और सभी धर्म से जितनी भी अच्छी बातें थी वो सभी को मिलाकर के बनाया गया था धम्म, ठीक है। तो धम्म की जो शुरुआत है वो अशोक के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न आपको पूछा गया है 2019 के रूल एग्जाम में, तो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो अभी हमने आपको बताया कि भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो नेपोलियन के साथ की जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं भारत का नेपोलियन। जी हाँ, समुद्रगुप्त जो है बहुत ही महान शासक थे, और वो जो है लगभग अपने जमाने में बहुत ही ज्यादा जगह को विजय किए थे, कभी हारे नहीं थे, हमेशा वो जीतते थे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो किस यूरोपीय शासक से की जाती है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नेपोलियन से जो है उसकी तुलना की जाती है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पर जो है मुसोलिनी, बिस्मार्क, हिटलर लगाते हैं, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो बताइए मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? पूछा गया प्रश्न आपका। बिल्कुल यहाँ पर जो 8 का राइट आंसर है वो आपको यहाँ पर हो जाएंगे चंद्रगुप्त। ठीक है, 4वीं शताब्दी में जो है आपका मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। लगभग कितना 323 समथिंग, 321 या 23 ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त था। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 9, चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है वो कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, श्रवणबेलगोला में या फिर उज्जैनी में? बिल्कुल इसके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे श्रवणबेलगोला में। तो चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है वो कहां पर हुई थी? श्रवणबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 10, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को या फिर वैष्णव धर्म को? बिल्कुल 10 की जो सही जवाब है वो यहाँ पर आपको जाएंगे जैन धर्म को। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानने वाला था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, इसका पहले आपको पूरा थ्योरी पढ़ा दिया गया है। प्लीज आप लोग जरूर जाके उसको वीडियो को देखिएगा, तभी ये सभी प्रश्न जो है आपसे तुरंत बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसका जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनेगा उसको करेंगे। ठीक है, तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? अशोक था, कुणाल था, संपरित्या या फिर विहिधरथ था? तो बताइएगा मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बिल्कुल 11 की जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे विहिधरथ। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? देखिए प्रश्न आपको कई बार पूछा गया, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान है वो कौन था? फटाफट, बिल्कुल 12 के जो सही जवाब है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे पनियाध्यक्ष। ऑप्शन आपका 12 का जो है सही बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? पनियाध्यक्ष। ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश की राजधानी जो है वो कहां पर थी? विदिशा में, दिल्ली में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में? तो बताइए मौर्य वंश की जो राजधानी है वो कहां पर थी? बिल्कुल 13 की जो यहाँ पर सही जवाब है वो यहाँ पर आपको जाएंगे दोस्तों पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, मगध साम्राज्य का राजधानी जो है वो आपके कहां पर बदल दी गई थी? पहले तो मगध का जो राजधानी है, मगध महाजनपद, सॉरी मगध साम्राज्य नहीं, मगध महाजनपद का जो पहले राजधानी तो वो कहां था? राजगा था। आपको हम पढ़ाए भी है, पहले कहा था राजगा था, लेकिन बाद में जो है इस राजधानी को बदल करके पाटलिपुत्र कर दिया गया। ठीक है, और मौर्य वंश की जो राजधानी है वो भी कहां पर थी? पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, तो बिल्कुल 13 के जो सही जवाब है वो यहाँ पर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है वो कहां पर स्थित था? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में? तो बताइए मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है वो कहां पर स्थित था? 14 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब वो हो जाएंगे उड़ीसा में। ठीक है, तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है वो कहां पर है, कहां पर स्थित था? तो वो था उड़ीसा में। ऑप्शन सी आपका 14 का सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश या फिर अंतपुर का रक्षक? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? 15 के बिल्कुल सही जवाब आपको जाएंगे राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य काल में ब्राह्दे क्या था? पशुदान, धनदान, भूमिदान, कृषिदान? तो बताइए मौर्य काल में जो ब्राह्दे था वो क्या था? 16 के यहाँ पर आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे भूमिदान। ऑप्शन से आपका 16 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म? तो बताइए अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो क्या था? 17 के यहाँ पर सही जवाब आपको जाएंगे बौद्ध धर्म। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को फॉलो करने वाला था और अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को, यानी कि व्यक्तिगत जो धर्म था उसका क्या था? बौद्ध धर्म था। ऑप्शन आपका 17 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को, किसको? महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए किस देश में भेजा था? जापान में, मिस्र में, वर्मा में, सिन्हल द्वीप या फिर श्रीलंका में? उसी को पहले सिन्हल द्वीप बोला जाता था जिसको हम लोग अभी श्रीलंका बोलते हैं। 18 का बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे सिन्हल द्वीप, श्रीलंका में। ठीक है, तो अशोक जो है महेंद्र और संघमित्र को धर्म प्रचार करने के लिए सिन्हल द्वीप यानी कि श्रीलंका में भेजा था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, अशोक किस वंश का संस्थापक था? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछा गया है। मैं आपको कई बार पढ़ाया हूं और देखिए 2010 में, 2014 में, 20 में, 21 में कई बार आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि अशोक किस वंश का संस्थापक था। ये मॉडल पेपर है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 19 का बिल्कुल आपके जो सही जवाब है यहाँ पर आपको हो जाएंगे वो हम मौर्य वंश का। ध्यान रखिएगा, अशोक किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और दुनिया का सबसे महान सम्राट जो है वो भी अशोक को कहा गया। ठीक है, तो अशोक जो है वो किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का। और सबसे महान सम्राट जो है किसको कहा गया? अशोक को। अशोक ने जो है धम्म की शुरुआत किया। ये सभी प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी आपका 19 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? बताइए तो अशोक जो है कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के जो है बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? उपगुप्त या फिर उपाली या फिर राधा गुप्त या फिर नागसेन। 20 का जो है आप 20 का जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएंगे उपगुप्त, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, राजगिरह को नगर वधु का क्या मतलब कि नगर वधु का नाम था? यानी कि राजगिरह को नगर वधु का जो नाम था वो किसका? माधवी था, अंबबाली या फिर तीसरा सालवती? क्या बिल्कुल 21 के जो सही जो आंसर है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे शालवती। ठीक है, तो राजगिरह को नगर वधु का जो नाम दिया था वो यानी कि सालवती दिया था। ऑप्शन आपका बिल्कुल डी जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? बताइए तो वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा जो है वो सुखी हो तथा प्रसन्न हो, ये किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, कौटिल्य ने। बिल्कुल 22 के जो यहाँ पर सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएंगे कौटिल्य ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौटिल्य जो कि किसके रचनाकार थे? अभी मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र के जो रचनाकार है वो कौन थे? कौटिल्य थे। और इसी ने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा जो है सुखी हो और प्रसन्न हो, तो ये किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। ऑप्शन बिल्कुल 22 का जो है डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की जो राजधानी थी वो कहां पर थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, पाटलिपुत्र। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कलिंग की जो राजधानी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कलिंग की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कलिंग की जो राजधानी है बिल्कुल वो जो राइट आंसर आपको जाएंगे तोशाली, यानी कि कलिंग की जो राजधानी है वो तोशाली थी। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, आर्यभट्ट कहां का वासी था? मालवा, कश्मीर, तक्षशिला, पटना। तो आर्यभट्ट जो है वो कहां का वासी था? 24 के बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएंगे पटना का। ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट जो है वो पटना का शासक था। बिल्कुल 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 24 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। वासी था, सॉरी वासी मतलब कि वहां रहने वाला। इसी ने किसकी रचना किया? बोले तो जीरो का आविष्कार किया था ना। बिल्कुल, चलिए 25 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो आर्यभट्ट के बारे में जो है प्रश्न पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि जीरो का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। और आर्यभट्ट जो है वो कहां का निवासी था? पटना का। ठीक है, निवासी मतलब रहने वाला पटना का था। ठीक है, चलिए द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? बिल्कुल लौहयुगी नगर कहा जाता है। ठीक है, तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को जो है लौहयुगी नगर कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्राचीनतम ज्ञान जो अभिलेख है वो कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनाथ का अभिलेख, या फिर वोगजाकुई का अभिलेख, या फिर मथुरा का अभिलेख? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी ज्ञात जो अभिलेख है वो कौन सी है? 26 के बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपको जाएंगे वोगजाकुई का अभिलेख, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक को के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? बताइए तो मेगास्थनीज जो है वो तो आया था, मेगास्थनीज जो है वो तो आया था, लेकिन किस यूनानी शासक के दरबार के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? 21 का बिल्कुल मैंने आपको बताया भी था। 21 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे सेल्यूकस। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा जाएगा अगर कि मेगास्थनीज जो है वो किसका मतलब कि दरबार था? तो यूनानी शासक है। किसका दरबार था? यूनानी शासक का। इसलिए जो है बिल्कुल पूछा जाता है सभी प्रश्न। ठीक है, और मेगास्थनीज किस शासक के नाम, अगर शासक का आपको नाम पूछे तो आपको राइट आंसर देना है सेल्यूकस का। ऑप्शन आपका 21 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैंने आपको सबसे पहले मैं फर्स्ट में एक प्रश्न करवाया था जो कि आपको अभी तक याद होगा कि इंडिका जो है वो किसकी रचना है? मेगास्थनीज का। ठीक है, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज का। ये प्रश्न आपको पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करवाता हूं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो किस अभिलेख में किया गया है? पूछा गया प्रश्न आपका कलिंग युद्ध का जो वर्णन है यानी कि जो विस्तार है इसके बारे में जो बताया गया है वो कौन से अभिलेख में बताया गया है? फटाफट आप लोग बताइएगा। बिल्कुल 28 की जो यहाँ पर सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 13वें शिलालेख में। ऑप्शन डी आपका 28 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, चीनी यात्री फाहियान जो है वो किस शासक के काल में भारत आया था? 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। चीनी यात्री सबसे पहला फाहियान जो है वो कहाँ का यात्री था, यानी कि कहाँ का निवासी था? तो वो चीन का निवासी था। और वो किसके शासन के काल में जो है भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। विक्रमादित्य जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है विक्रमादित्य, इसके शासनकाल में, या फिर अशोक के शासनकाल में, या फिर कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, 29 का जो सही जवाब है बिल्कुल आपके यहाँ पर जाएंगे विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान
वही जो है भारत आया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। बिल्कुल देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, मेगास्थनीज जो है वो किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? यानी कि मेगास्थनीज जो है वो किस भारत के शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर स्कंदगुप्त? देखिए प्रश्न पूछा गया, पहले प्रश्न क्या पूछा गया था आपको ध्यान दीजिएगा। पहले पूछा गया कि किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में, किस यूनानी शासक यानी कि कौन सा यूनानी शासक था जिसका राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो सेल्यूकस। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? यूनानी शासक का जो यानी कि यूनानी शासक, अगर आपको प्रश्न पूछे कि उस समय यूनानी शासक कौन था तो वो था सेल्यूकस, और इसी का जो राजदूत है वो कौन था? मेगास्थनीज, जो कि कहां पर आया था? पाटलिपुत्र आया था। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया कि वो जब भारत आए थे मेगास्थनीज, उस समय जो है यहाँ पर शासक के दरबार कौन थे? बिल्कुल अब आपको समझ में आ गया होगा। 30 का जो सही आंसर है वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन आपका 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? प्रयाग अभिलेख में, एरन अभिलेख में, मेहरौली अभिलेख में या फिर मथुरा अभिलेख में? तो कौन से अभिलेख में सती प्रथा का अभिलेख मिलता है, यानी कि यहाँ पर इसके बारे में जिक्र होता है? 31 के बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपको जाएंगे एरन अभिलेख में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे यहाँ पर 32, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में, बाणभट्ट की जो रचना है कादम्बरी में, इसमें जो है किस शासन काल का यानी कि किसके शासन काल का वर्णन किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का, अशोक के शासन काल का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल का या फिर हर्षवर्धन के शासन काल का? 32 का जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे हर्षवर्धन के शासन काल का। ठीक है, तो बाणभट्ट की रचना जो है जिसका नाम है कादम्बरी, आपको पूछा जाएगा कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा, यानी कि बाणभट्ट की जो रचना है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है कादम्बरी। वहां पर किसके शासन काल के बारे में बात किया गया है? तो वो है हर्षवर्धन के शासन काल के बारे में बात किया गया है कादम्बरी में। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बताइए आप लोग, गुप्त वंश जो है वो कब और किसके द्वारा पूछा गया, कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? 33 का बिल्कुल आपको जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है आपका गुप्त संवत को शुरू किया गया था। और कब किया गया था? तो 319 से लेकर के 320 ईस्वी में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, पंचतंत्र की रचना किसकी है? बताइए तो पंचतंत्र जो है इसकी रचनाकार का नाम, इसके लेखक का नाम क्या है? आर्यभट्ट है, वाराह मिहिर है, कालिदास है या फिर विष्णु शर्मा है? तो पंचतंत्र की रचना किसकी है? बिल्कुल 34 के जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे विष्णु शर्मा की है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचतंत्र की रचना जो है वो विष्णु शर्मा की है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अशोक थे, समुद्रगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे या फिर कुमारगुप्त थे? तो बताइए तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके संस्थापक कौन थे? 35 के जो सही जवाब है वो आपके हो जाएंगे यहाँ पर कुमारगुप्त। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है, जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे? कुमारगुप्त किए थे। ऑप्शन आपका डी 35 का सही हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पर जो है समुद्रगुप्त लगा देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है 2010 में, 17 में, 21 में। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो बताइए तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जो कि स्वर्ण काल कहलाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या फिर अंग्रेजों का काल? बताइए। 36 का बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपको जाएगा गुप्त काल को। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है कि अर्थशास्त्र जो आपका बुक है वहां पर कितने प्रकार के विवाह, कितने प्रकार के शादी के बारे में दिया गया है? 2, 4, 8, 10? 37 के जो सही जवाब है बिल्कुल आपके हो जाएंगे 8 प्रकार के। हम लोग जो है टोटल बुक में पढ़ेंगे 4 प्रकार के, लेकिन आपका जो टोटल विवाहों का जो उल्लेख है वो कितने प्रकार के किया गया है? 8 प्रकार के। तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, अर्थशास्त्र की रचना जो है वो कब हुई थी? 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी या फिर तीसरी? तो बताइए अर्थशास्त्र की जो रचना है वो कब हुई थी? 38 के बिल्कुल सही जवाब जो है वो आपको जाएंगे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ध्यान रखिएगा, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? कौटिल्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कौटिल्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र की रचना किया गया था। कब किया गया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे कौन थे? फाह्यान थे, ह्वेनसांग थे, हर्ष थे, कुमारगुप्त थे? तो कुमारगुप्त जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, और ह्वेनसांग क्या नाम है?
वेनसोंग, ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका 39 का ऑप्शन बिल्कुल बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखा गया है? बताइए तो कौन सा गुप्त शासक है जिसको उसी के सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? क्या बजाते हुए? वीणा बजाते हुए दिखाया गया है उसी के सिक्का पर। बताइए कौन से शासक है वो? बिल्कुल 40 की जो सही जवाब है वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसी को जो है एक सिक्का पर, यानी कि इसी का सिक्का है जहां पर इसी को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल 40 का जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया था। खरोष्ठी लिपि, यानी कि पूछा गया कि जो उत्तरी पश्चिमी भारत है वहां पर जो भी अभिलेख मिला है, वहां से जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभिलेख का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, जो भी पत्थरों में लिखा हुआ होता है, रोड में लिखा हुआ होता है, सड़क पे, मिट्टी पे, बर्तन पे, कहीं भी लिखा हुआ होता है, खोद करके जैसे भी हो, उसी को अभिलेख बोला जाता है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में जो भी अभिलेख मिला है, अशोक का अभिलेख जो भी मिला है, अशोक का अभिलेख, तो वहां पर जो है कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है? मैंने आपको कई बार बताया था कि सबसे ज्यादा जो उस समय प्रयोग होता था वो है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, तो यानी कि अशोक का जो अभिलेख है वहां पर भी खरोष्ठी लिपि का ज्यादातर प्रयोग किया गया है। ऑप्शन आपका 41 का बिल्कुल ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिए अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक का बताइएगा आप लोग, अभी तक टोटल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 42 का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपको जो हो जाएंगे वो है 44। ध्यान रखिएगा, अशोक के जो है टोटल अभी तक 44 अभिलेख प्राप्त हो चुका है। बिल्कुल 42 के जो है सही आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है वो कहां प्रचलित नहीं हुआ था? देखिए, सीरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में, जापान में। तो अशोक के द्वारा जो प्रचारित बौद्ध धर्म था वो कहां पर प्रचलित नहीं हुआ था? 43 के जो सही आंसर है वो यहाँ पर आपको जाएंगे, कहां पर नहीं हुआ था बताइएगा आप लोग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ब्रिटेन में। ध्यान रखिएगा, अशोक द्वारा जो भी धर्म था जिसका नाम था बौद्ध धर्म, जो कि प्रचार कर रहा था, ये जो है आपका ब्रिटेन में नहीं फैला था। ये पूछा गया प्रश्न आपको, बिल्कुल 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पीडीएफ के लिए सिंपली आपको जाना है गूगल पे, वहां पर आपको सर्च करना है तनु क्लासेस गूगल पे जाकर के, और वहां पर जो भी वेबसाइट मिलेगा वहां से आपको पीडीएफ देख लेना है, या फिर इसी वेबसाइट के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिलेगा, वहां से आप लोग जरूर जाकर पीडीएफ को देखिएगा, तभी आपको ये प्रश्न जो है याद होगा। ठीक है, 43 का राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहां से पाई? तक्षशिला से, राजगृह से, पाटलिपुत्र से, वैशाली से। 44 का जो सही जवाब है वो यहाँ पर आपको जाएंगे तक्षशिला से। ऑप्शन आपका 44 का बिल्कुल ए जो है राइट आंसर रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, जीवक कहां का रहने वाला था? तक्षशिला का, बनारस का, पाटलिपुत्र का, राजगृह का। तो जीवक जो है वो कहां का रहने वाला था? 45 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे राजगृह का। ध्यान रखिएगा, राजगृह का, मगध महाजनपद का सबसे पहला राजधानी क्या था? राजगृह था, और यही का रहने वाला था जीवक। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग जो है आज यहीं तक, अच्छा मैं 5 क्वेश्चन और करवा देता हूं। नहीं, हम लोग आज तो यहीं तक रहने देते 45 तक। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि वीडियो फिर काफी बड़ी बन जाएगी, तो जो है ये आपका पार्ट 1 बन जाएगा। पार्ट 1 में जो है टोटल हम लोगों ने 45 क्वेश्चन तक किया। अब जो आपका पार्ट 2 आएगा वहां पर हम लोग जो है 78 क्वेश्चन तक कर लेंगे, तब इसके बाद इसका ये चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर का हम लोग पूरा थ्योरी को पढ़ा चुके हैं। जो भी नहीं देखे आप लोग जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे मिलेगा। इसके बाद फिर हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे ऑब्जेक्टिव का, फिर इसके बाद हम लोग इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग यानी कि लघु और दीर्घ प्रश्न को इस चैप्टर से जितने भी आपके बढ़ेंगे हम लोग सभी को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अब लास्ट बार आपको बोलते हैं, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि वो भी इसका जो है फायदा उठा पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।